हेलो बच्चों, कैसे हो। नीट 21 का पेपर देने के बाद ज्यादातर बच्चों को इतना तो पता चल गया होगा कि ये दुनिया कितनी जालिम, कितनी क्रूर है, कितनी हार्श है। इस रियलिटी का पता ज्यादातर बच्चों को चल गया होगा। आप देख रहे होंगे कि इस समय कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सी भी कोचिंग हो, जितने भी टीचर्स हैं या आपके आसपास के सभी लोग सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है या जिनको एमबीबीएस सीट मिल रही है, जो डॉक्टर बनने वाले हैं। हर तरफ सिर्फ उनकी चर्चा रहती है। इस समय किसी को यह होश नहीं है कि भाई उन बच्चों का क्या होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो इस समय डिसअपॉइंटेड हैं, जो इस समय ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनकी स्थिति और भी खराब है। और यदि इनके बारे में कोई बात करता भी है, कोई प्लेटफॉर्म, कोई कोचिंग, तो सिर्फ किस लिए करता है कि किसी भी तरह से ये बच्चे नेक्स्ट ईयर के उनके कोर्स में एनरोल हो जाएं, सिर्फ प्रमोशन के लिए। तो बच्चों, आज कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको किसी कोर्स में एनरोल होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक फ्रेंड और मेंटोर की तरह यहां पर खड़ा हुआ हूं आपके सामने। और क्योंकि बच्चों मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैंने एमबीबीएस की है, मैंने एमडी की है, इस समय एज ए डॉक्टर भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एज ए पेन फिजिशियन। और बच्चों पिछले 10 साल से ज्यादा समय से नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, आज यहां पर आपके सामने खड़े होने का सिर्फ एक सिंगल मोटिव है, वो ये कि वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे किस तरह से बढ़ना है, उनको गाइड कर सकूं, ताकि वो अपने डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा कर सकें और आगे चल के इस देश के हेल्थ सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, और वो क्या है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप हारते तब हो जब आपका मन ये मान ले कि आप हार गए। मान लो तो हार है बच्चों, लेकिन यदि आपने ठान लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ज्यादातर बच्चों की नाकामी के पीछे, फेलियर के पीछे, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बच्चों, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर यदि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते। यदि आपको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेशेंट को कैसे कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि वो ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो निराशा को एक तरफ रख दो बच्चों। ज्यादा दिन तक निराशा को अपने साथ पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, 12 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, अब 7-8 दिन हो चुके हैं। अब तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जितने टाइम तक आप इस डिसअपॉइंटमेंट को अपने साथ पकड़कर बैठे रहोगे बच्चों, आप उतना ही ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हो और अगले साल के लिए आपके लिए दिन कम होते जाएंगे, आपकी तैयारी खराब होती जाएगी। तो आज से ही खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि मैं अब और ज्यादा निराशा में नहीं डूबा रहूंगा और आज अभी से मेरे को अपनी तैयारी चालू करनी है। सबसे पहली चीज तो बच्चों आपको यही करनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आपको क्या करनी है, एक कागज और पेन ले लो और एक लिस्ट बनानी है आपको, जिसमें 3 कैटेगरी आपको बनानी है। बच्चों, जब तक हम हमारी कमियों को पहचान कर उनको दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले तो अपनी कमियों को पहचानो कि आपने पिछले साल क्या गलतियां करी। आपको 3 कैटेगरी बनानी है बच्चों चैप्टर्स की, एक स्ट्रॉन्ग, एक मीडियम और एक वीक। स्ट्रॉन्ग में वो सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो, तीनों सब्जेक्ट के, जो आपके बिल्कुल अच्छे हैं, आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि इसमें से कुछ भी आ जाए, मैं कर सकता हूं। ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जिसका एक भी चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उसको 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो। कुछ चैप्टर्स तो होते ही होते हैं, तो पहले तो उनको लिख लो इस लिस्ट में। मीडियम वाली लिस्ट में, मीडियम वाली कैटेगरी में उन चैप्टर्स के नाम लिखने हैं बच्चों आपको जिनमें आपको पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी कुछ चीजें आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ आप गलतियां करते हो या 100% कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाता है, वो आपकी मीडियम वाली लिस्ट में जाएंगे। और वीक वाली लिस्ट में वो सारे चैप्टर्स चले जाएंगे जिनमें आपको कुछ नहीं आता, या तो आप लास्ट ईयर पढ़ ही नहीं पाए, या पढ़े भी थे तो आपको उसमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, जब भी क्वेश्चन आते हैं आप गलत करते हो उस चैप्टर के। वो सारे चैप्टर आपकी वीक वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे पहला काम ये करना है, चाहे इसमें 1 दिन ही क्यों ना लग जाए, चाहे 2 दिन ही क्यों ना लग जाए, उसके बाद ही आप प्रॉपर्ली तैयारी चालू करोगे। क्यों बच्चों? जब तक आप स्मार्टली और स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। बच्चों, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट होती है।
आप कम पढ़कर भी कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर सकते हो, बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए कि हमें कॉम्पिटिशन को अप्रोच कैसे करना है, और वही मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। आज तक मैंने हर एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर कराया बच्चों, चाहे वो नीट हो 2003 में, चाहे एमडी एंट्रेंस की हम बात करें बच्चों, चाहे एनटीएससी की बात करें, सारे एग्जाम्स बच्चों एक अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं बच्चों। तो ये लिस्ट जब आपकी बन जाए बच्चों, उसके बाद अब आपको अपनी तैयारी चालू करनी है। अब तैयारी कैसे करेंगे बच्चों? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, और ज्यादातर टीचर्स भी, मेंटोर्स भी ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप वो सारे टॉपिक्स करो जो आपके वीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि आपने लाइन से सारे वीक टॉपिक्स को करना चालू कर दिया, तो जब तक आपके वीक टॉपिक मीडियम या स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आएंगे, तब तक आपके मीडियम और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी वाले चैप्टर्स मीडियम और वीक वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग था वो तो मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा, और जो मीडियम था वो वीक कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, हर सब्जेक्ट में आप 2 वीक चैप्टर्स करोगे पहले, फिर एक मीडियम, फिर एक स्ट्रॉन्ग, फिर 2 वीक, फिर एक मीडियम, फिर एक स्ट्रॉन्ग। इस तरह से क्या होगा कि कुछ महीनों के बाद आपके वीक चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन जो मीडियम थे और स्ट्रॉन्ग थे उनमें भी इंप्रूवमेंट होगा। जो मीडियम थे वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग थे वो मेंटेन रहेंगे स्ट्रॉन्ग ही, वो वीक या मीडियम की कैटेगरी में नहीं आएंगे बच्चों। तो अब दिमाग की बत्ती जल रही होगी, है ना, दिमाग खुल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या गलतियां करी है लास्ट ईयर, हम क्यों इस तरह से नहीं पढ़े स्मार्टली या स्ट्रेटेजिकली। ठीक, तीसरी चीज बच्चों, रोजाना मिनिमम स्टडी आवर्स तो होने ही चाहिए। अब क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हो, कोई 1 बार दे चुका है, कोई 2 बार दे चुका है, कोई 3 बार दे चुका है, कई 4 और 5 बार भी दे चुके हैं, और जो 4 और 5 बार दे चुके हैं उनको बिल्कुल निराश नहीं होना है, वो अभी भी ट्राई करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। और यदि अभी भी आपको ये डाउट हो रहा है कि 5 बार मैं दे चुका हूं और मेरा सिलेक्शन अब तो नहीं हो सकता, तो मेरे एक स्टूडेंट का ये वीडियो जो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, विकास कुमार का वीडियो आप देख लेना। वो बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया, ठीक है, 5 साल तक ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, ये मेरे पास पढ़ने 5वें साल में आया था, उस साल भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी, फिर ये मेरे पास आया जब 5वीं बार फेल हुआ कि सर मैं एक और बार अटेम्प्ट देना चाहता हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। वहां पर मैंने एक ही चीज सोच ली, उसकी आंखों में जो जुनून था उसको देखकर, कि इस बच्चे को 1 साल और तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। ये चीज इंश्योर करी कि वो 1 साल और तैयारी कर सके, और 6ठी बार में उसने नीट क्रैक किया। आज वो 2nd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है। तो चाहे कितने भी अटेम्प्ट आपने दे लिए हो, यदि आपने तय कर रखा है कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो करना क्या है बच्चों, आपको जब आपने ये लिस्ट बना ली, मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि किस तरह से आगे बढ़ना है, तो उसके बाद मिनिमम स्टडी आवर्स रोजाना के तय कर लो। कम से कम बच्चों 12 घंटे तो आपको रोजाना पढ़ना ही पढ़ना, इससे कम से कम नहीं चलेगा। यदि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, यदि आप सबको झूठा साबित, गलत साबित करना चाहते हो, जो भी लोग कहते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, उनको यदि मुंह तोड़ जवाब देना है, तो रोजाना कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना होगा, लेकिन ये लिमिट नहीं होनी चाहिए। करना क्या है आपको, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स हैं, लेकिन रोजाना आपको कितना घंटे पढ़ना है ये किससे तय होगा, आपके टारगेट से। रोजाना रात को सोने के पहले ये तय कर लो कि अगले दिन मुझे फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर करने हैं, 1 करना है, 2 करना है, बायोलॉजी में कितने चैप्टर करने हैं। और जब तक अगले दिन वो टारगेट पूरा नहीं हो जाए, तब तक आपको सोना नहीं है, तब तक आपको पढ़ाई रोकनी नहीं है, चाहे फिर 12 की जगह उसमें 13 घंटे लगे, 14 घंटे लगे या 15 घंटे लगे। मैं यही करता था बच्चों, और यही सफलता का मंत्र भी होता है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपको पढ़ाई को आगे बढ़ाना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, पैटर्न चेंज हो चुका है नीट का, और नीट में सिलेक्शन नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है स्पीड और एक्यूरेसी। अब तो आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन देखने और उनको देखकर 180 का जवाब देना है, तो पहले से भी ज्यादा स्पीड चाहिए। और जब भी आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हो नीट में, आपके एरर्स बढ़ जाते हैं, सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती है। और यदि इन सिली मिस्टेक्स को दूर करने के चक्कर में आप बहुत ध्यान से पेपर करते हो, तो फिर बाद में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, मैं क्या करता था, टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे रिलेटेड भी आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा बच्चों चैनल पे। मैं जब भी घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, अपना होमवर्क करता था, क्वेश्चंस करता था, तो चाहे मैं 10 ही क्वेश्चन क्यों ना कर रहा हूं, मैं हमेशा घड़ी में टाइम देखकर उनको करता था, और उसी तरह से करता था जैसे एग्जाम में करते हैं। ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो मैं रजिस्टर खोल के देखने लग जाऊं उसका सॉल्यूशन। एक बार यदि मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूं तो उन 10 क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन करता जाऊंगा, जो नहीं आएगा उस पर गोला मार के आगे निकल जाऊंगा।
एक बार ये कोशिश करूंगा, मान लो यदि मैं फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर रहा हूं तो 10 मिनट के अंदर उन 10 क्वेश्चन को कर सकूं। जो आता है उसको करूंगा, जो नहीं आता उसको मार्क करके आगे निकल जाऊंगा। फिर 10 क्वेश्चन करने के बाद एक साथ उनको चेक करो, फिर जो गलत हुआ या जो नहीं आया उसका आप सॉल्यूशन भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप घर पर भी पूरे साल ये टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को उसी टाइम फ्रेम में करोगे जो आपको एग्जाम में मिलता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग तेजी के साथ क्वेश्चंस करने के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा और साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। फिर आप चाहे स्पीड के साथ क्वेश्चन करोगे तो भी आपकी गलतियां या सिली मिस्टेक्स नहीं होगी बच्चों। तो बच्चों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, आगे भी आपसे जुड़ा रहूंगा, आप कभी भी मेरी मदद ले सकते हैं। मेरे अलावा इसराइल की पूरी टीम भी आपके साथ है बच्चों यदि आप मेरी किसी भी तरह से मदद चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म में अपने डिटेल्स को फिल कर दें। फोन नंबर मेंशन करना ना भूलें, मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। आशा करता हूं इस सेशन से आपको फायदा हुआ होगा। आगे भी आपकी भलाई के लिए, आपकी सफलता के लिए इसी तरह से मेरी कोशिश और इसराइल की पूरी टीम की कोशिश जारी रहेगी। टेक केयर, गुड बाय।